नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक को, जो क्लास थर्ड की है ईवीएस की, इसकी जो सीरीज चला रहे थे। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सीटेट का क्वेश्चन पूछता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है, इसलिए हम एनसीईआरटी को थर्ड क्लास से पूरा कवर कर रहे हैं। अभी थर्ड क्लास की, फिर इसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो अभी तक हम लोग के जो चैप्टर कंप्लीट हो गए थे पिछली क्लास में, चैप्टर नंबर 15 तक हो गए थे। अब उसके आगे का देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अब हम लोग को चैप्टर नंबर 16 कवर करना है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 16 क्या है। ये आपके चैप्टर नंबर 12 तक हो गया। 16 देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 क्या है। चैप्टर नंबर हमारा 16 है खेल खेल में। तो आइए इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। जैसा कि चैप्टर नंबर 16 में दिया गया है, जो इसका टॉपिक है खेल खेल में, आइए इसमें देखते हैं क्या दिखाया गया है। एक इमेज दिया गया है। इस इमेज में एक खेल है जिसको एक पैर उठा के खेलते हैं। ठीक है, इसमें यही दर्शाया गया। इस खेल को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अलग राज्य में अलग नाम हो गया इसी खेल का। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें एक पेडागॉजी टर्म दिया गया है, उसको समझते हैं कि वो क्या कहता है। तो ये पेडागॉजी टर्म है। पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टचंगा पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसी टिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले, गांव में एक ही खेल के कई नाम हो सकते हैं। इस खेल को बच्चों के द्वारा खिलवाया जाए और बात बात में उनको ये बताया जाए कि हर स्थान पर एक ही खेल का नाम अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो बच्चे खेल के बारे में जानेंगे, दूसरा वो खेल के नामों के बारे में भी जानेंगे कि किस स्थान पर, किस जगह पे इस खेल का नाम क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक लाइन में दिया गया है, एक खेल है, कई खेल हैं, उनके नाम दिए हैं। जैसे कि एक टांग से दौड़ना, ठीक है, छुपन छुपाई, ऊंच नीच, गिट्टे और ना जाने क्या क्या, कबड्डी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे देखें क्या दिया गया है। एक खेल का नाम यहाँ और दिया गया है, उसको देखते हैं। जैसे कि गिल्ली डंडा, कंचे, ठीक है, पतंग वाला दिया गया है। इसमें दिया गया पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते हैं। तो बच्चे अक्सर होता है ना, खेलने के चक्कर में खाना तक भूल जाते हैं, तो वही दिया कि पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते हैं। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे क्या दिया गया है। यहाँ पे एक चित्र दर्शाया गया जिसमें एक लड़का और लड़की है और ये कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो ये चेस खेल रहे हैं। इंग्लिश में इसको चेस बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको शतरंज बोलते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पहले नंबर पे लिखा गया है कि पाठ में आए खेलों के नाम लिखिए। इस पाठ में कौन कौन से खेल के नाम आए हैं वो लिखने हैं। दूसरे कॉलम में दिया है कि ये खेल आउटडोर है या इनडोर है, मतलब कि ये घर में खेले जा सकते हैं या घर से बाहर खेले जाते हैं। तीसरे कॉलम में दिया है इसमें कितने खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। चौथे कॉलम में दिया है किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो लिखना है। इसमें पाठ में आए खेलों के नाम लिखने हैं, इसमें आउटडोर इनडोर लिखने हैं, कितने खिलाड़ी हैं वो लिखने हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लिखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। जैसा कि पैडागॉजी टर्म हमेशा पूछा जाता है, सीटेट में 15 नंबर का होता है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें दिया हुआ है तालिका को भरने में बच्चों का मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। तो तालुका को भरने का मतलब ये है, जो ये मैंने अभी आपको चार्ट बताया है, इसमें बच्चों की मदद करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी हेल्प करें, लेकिन उनको पूरा लिख के ना दें, उनको हिंट करें ताकि वो अपने से प्रयास करें, अपने से कोशिश करें लिखने की। क्योंकि पाठ में आए नाम लिखे हुए,
जो खेलों के नाम है पार्ट में वो लिखना है। उसके बाद ये लिखना है कि इंडोर है कि आउटडोर है, कितने खिलाड़ी हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें आप अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, उन्हें खुद करने का मौका दें। ठीक। और दूसरा इसमें लिखा हुआ कि एक दूसरे से बच्चे सहजता से सीख सकते हैं। बच्चों को कहें कि आपस में आप मिलके इस काम को पूरा करें। जब वो आपस में मिलके काम पूरा करेंगे तो उसमें सहभागिता, बच्चों में सहभागिता के गुण आएंगे। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से मदद लेना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, बच्चों में जो है सामाजिककरण की भावना आएगी, सामाजिक होंगे बच्चे। ठीक है। अब चलिए नीचे देखते हैं कि क्या दिया गया है। नीचे अभी तो कुछ नहीं दिया है, अब आगे देखते हैं क्या है। एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं। इसमें दिया हुआ है स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का बढ़ावा दें। कहने का तात्पर्य यह है कि हर मोहल्ले, कॉलोनी, गांव में कुछ खिलाड़ी होते हैं, जैसे कबड्डी के, खो खो के हो गए, अपने क्रिकेट के हो गए, टूर्नामेंट जो खेलते हैं, जो स्थानीय खिलाड़ी हैं अपने, जो थोड़े से फेमस हैं। ठीक है। किसी चीज़ में खेलने के लिए, बैडमिंटन हो गया उसमें खेल रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने को कहें बच्चों से, और उनके खेलों के बारे में जानने का प्रयास करें कि वो कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक। और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दें। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा प्लेयर है उसी को सिर्फ सम्मान मिलेगा, जो छोटा प्लेयर है उसको सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं, सम्मान सबको बराबर का मिलना चाहिए। तो बच्चों को ये कहें कि आप स्थानीय खिलाड़ियों के बारे में जानकारी लें, जानकारी एकत्रित करें। दूसरी चीज़, वो कौन से खेल को खेलते हैं वो जानें, उनके खेलों के बारे में जानें और उनको, उनकी प्रशंसा करें, खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, सम्मान दें। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। इसमें बहुत से चित्र दिए गए हैं खेलों के, जैसे चेस हो गया, पतंग हो गया, यहाँ पे बॉल दिया है, इसका मतलब क्रिकेट हो गया, सांप सीढ़ी है, ठीक है, लूडो हो गया, पत्ते दिए हुए हैं। तो कई प्रकार के खेल हैं। अब चलिए एक पैडागॉजी टर्म है, इसको देखते हैं क्या दिया गया है। जैसा कि इसमें दिया गया है, बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर फिल्मों और नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। जैसा कि ये सब के गेम जैसे होते हैं, लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, पतंग हो गया, ये बच्चे आमतौर पे देखे होते हैं, नहीं देखे होते हैं तो इसको खेले होते हैं। ठीक है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया। इससे पता चलेगा कौन सा बच्चा किस खेल के बारे में जानता है और किस खेल के बारे में नहीं जानता है, और बच्चों की भावनाएं सामने प्रकट होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या दिखाया गया है। आगे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये चैप्टर नंबर 16 अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 17 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर अपना 17 है, जिसका टॉपिक है चिट्ठी आई है। इसमें चिट्ठी के बारे में बताया गया है। ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे इसमें चिट्ठी पे क्या क्या लिखा है, जैसे नाम लिखा हुआ, पता लिखा हुआ, पिन कोड लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे एक डायग्राम दिया गया हो, इसमें प्रोसेस दिखाया, चिट्ठी लिखने से लेके चिट्ठी को भेजने तक का प्रोसेस दिया गया कि कैसे भेजते हैं। पहले बॉक्स में डालते हैं, फिर बॉक्स में से निकाल कर उसको पोस्टमैन छांटता है कि कौन कहाँ के लिए है, अलग अलग करता है एरिया वाइज, फिर उसको अलग अलमारी में रखता है। ऐसे करके तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, पूरा प्रोसेस है। ये उतना ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी होगा उसको हम अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि यह पैडागॉजी टर्म है, इसको समझते हैं, ये अपने काम की चीज़ है। कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। फिर ये दिया पेज नंबर इतने पे, महिला डाकघर में काम करती, ये दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। तो इसमें ये कहा गया है कि कक्षा में बच्चों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने के लिए, अपने मित्रों को बताने के लिए कहे, एक दूसरे से चिट्ठी में बात करें, चिट्ठी लिखकर, ताकि बच्चों को चिट्ठी लिखना आए कि चिट्ठी लिखते कैसे हैं। ठीक है। और लिखवाने के साथ साथ उनको जो असली चिट्ठियाँ हैं वो भी दिखाएं, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाएँ।
अब दिया है पेज नंबर 110 पे जो चित्र है महिला का डाकघर में, कि महिला डाकघर में काम कर रही है। ये मेनली बात करता है लिंग भेद के ऊपर, जो पुराने ज़माने से चला आया है कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, और लड़कों को बाहर का काम करना है, उनको रोटी रोजी का जुगाड़ करना है। तो ये चीज़ भेदभाव ख़त्म करने के लिए इसमें दिखाया है कि जो लड़की है वो डाकघर में काम कर रही है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसा जैसा कि ये लड़की है, देखिए आप, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये डाकघर में काम कर रही है। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में लड़कियां और औरतें जो होती थी वो घर तक ही सीमित होती थी। अभी भी कुछ जगह पे ये परंपरा चली आई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का हकदार मिलना चाहिए। लड़के भी वो चीज़ कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। आज लड़कियां हर फील्ड में, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, हर फील्ड में हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, हर फील्ड में लड़कियां हैं। तो वही कहा है कि लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। तो चलिए, आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया है, उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ चिट्ठी दिखाई गई है, इस पर स्टैंप लगा हुआ है, पिन कोड लिखने के लिए और नाम लिखने के लिए जगह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पैडागॉजी टर्म और है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। पोस्टकार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि अपने बुजुर्ग हैं। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती हैं, इसको जो है बच्चे किससे पता कर सकते हैं? अपने घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों से। क्योंकि इस समय चिट्ठी का ज़माना ख़त्म हो गया। इस समय ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेज हो गया, इनबॉक्स हो गया, तमाम तरीके हैं। लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ चिट्ठी के जरिए ही बात होती थी। ठीक, तो इसके बारे में कौन अच्छा बता सकता है? घर के बड़े बुजुर्ग। तो बड़े बुजुर्गों से पूछें। आजकल के बच्चे जो होते हैं वो बड़े बुजुर्गों से बात करने में हिचकिचाते हैं या उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये ओल्ड फैशन हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें, जो घर की रौनक होती है वो अपने बड़े बुजुर्गों की वजह से ही होती है। अगर वो घर में है तो ही लगता है कि हाँ, घर घर जैसा है। वो अगर ना होना तो घर घर जैसा नहीं लगता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, ये समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित हो गए। मतलब उनको पता करना है तो किसके पास जाए? बुजुर्गों के पास जाए। इसलिए बच्चे जो है वो बुजुर्गों के पास जाएंगे और उनसे प्रेरित होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये दो मित्र आपस में बात कर रही हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ। एक पैडागॉजी टर्म और है, इसको समझते हैं। कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग को सरल शब्दों में समझा सकूँ। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को फिर से समझा दिया करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। जैसा अभी मैंने बताया है कि लड़कियाँ जो है आजकल हर क्षेत्र में है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, या अभी भी कुछ जगह पे जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे ऐसा ही है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। घर के बाहर का जो काम होता है वो लड़के करते हैं। तो यहाँ पे दिया है लिंग भेद, जेंडर से जुड़े बातों पे चर्चा करवाएं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय। जैसे कि बैंक में लड़कियां काम कर रही हैं, बैंक मैनेजर हो रही हैं, साइंटिस्ट हो रही हैं, इंजीनियर हो रही हैं, डॉक्टर हो रही हैं। मतलब कि हर फील्ड में लड़कियां हैं। ठीक है, अब भेदभाव की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए और ना होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म और दिया है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दिया गया, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित एवं व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़े से संचार सेवा में आए बदलाव को जानने के लिए प्रेरित करें। एक वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें ये कहा है कि बच्चों को
उनकी जो रचनात्मक भावनाएं हैं, जो उनके अंदर चल रहा, उनको प्रकट करने का अवसर दे, व्यक्त करने का अवसर दे। कुछ बच्चे हिचकिचाहट में अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, तो उनसे ऐसा व्यवहार रखा जाए कि बच्चे कोई भी बात कहने में हिचकिचाहट ना रखें। कुछ भी हो तो वो आपको बता सकें, वो शेयर कर सकें, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें। ठीक है। और स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चे से संचार के अन्य, मतलब संचार के अन्य माध्यम के बारे में बातचीत की जानी चाहिए बच्चे से, जैसे कि टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये सारी चीज़ों पे बच्चों से चर्चा करनी चाहिए ताकि बच्चे इस चीज़ों के बारे में जान सकें। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कम से कम इसी बहाने इस चीज़ों के बारे में वो जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि नीचे एक वेबसाइट दिया हुआ, तो वेबसाइट के माध्यम से भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो आगे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना चैप्टर नंबर 18 है। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उस चीज़ को फिर से समझा दूंगा। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जिसका टॉपिक है ऐसे भी होते हैं घर। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीटेट हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए इस चीज़ को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चैप्टर में वही चीज़ें कवर करा रहा हूँ जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना उसको पढ़ने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपको मेन मेन पॉइंट डायरेक्ट मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ, मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, मतलब इसके स्कूल में बहुत चहल पहल है। पूरे 7 दिनों तक रहेगी। पूरे 7 दिनों तक क्यों रहेगी, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि स्कूल तो 6 दिनों का होता है, एक दिन छुट्टी होती है। तो पूरे 7 दिन का क्या मतलब, इसको जानते हैं। आगे लिखा हुआ, जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, इनके स्कूल में जो कैंप लगा है, कैंप में कई जगह के बच्चे आते हैं। और जो टेंट लगा हुआ है, मैदान में टेंट लगा है और सबके रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ठीक। तो आइए देखते हैं। इस इमेज में जैसा है, ये पहाड़ी एरिया है। इसमें देखिए पीछे पहाड़ दिखाया गया है और ये मैदानी इलाकों में टेंट लगा हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। आगे नीचे एक पेडागॉजी टर्म है, उसको देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। एक पेडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं कि वो क्या दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है, मकानों की विविधता देखने के लिए कुछ जगह हैं, जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों के बारे में समझ पाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हर जगह के मकान अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग तरीके से बने होते हैं। जैसे कि आसाम में कुछ अलग डिज़ाइन के मकान होंगे, राजस्थान में कुछ अलग डिज़ाइन के मकान होंगे, दिल्ली में कुछ अलग होंगे और पहाड़ी एरिया में कुछ अलग होंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे यहाँ पे एक लड़का है, उसके घर घर दिखाया गया है और वह अपने बारे और अपने घर के बारे में बता रहा है। तो चलिए पहले आप डायग्राम में उसका लकड़ी का घर देख लीजिए और फिर वो क्या कहता है उसको समझते हैं। इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ, मैं आसाम के मोलन गांव से आया हूँ। कौन से गांव से आया है? असम के मोलन। मोलन ज़रूरी नहीं है, असम ज़रूरी है आपके लिए। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। क्या होती है? बहुत बारिश होती है। इसलिए हमारे घर ज़मीन से जो होते हैं लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हो जाता है कि कहाँ के घर जो होते हैं ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचाई पे बने होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं, बांस के खंभों पे बने होते हैं। तो अपना आंसर हो गया असम। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट पे एक घर और दिया गया है, इसमें लड़की है और एक बर्फीली जगह का दिखाया गया है, बर्फ़ गिर रही है ये दिखाया गया है और घर दिखाया गया। तो चलिए ये देखें अपने घर के बारे में क्या कहती है। इसने लिखा है कि
मैं मनाली से आई हूँ। कहाँ से आई हूँ? मनाली से, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ते हैं। अभी तक क्या था, सिर्फ बारिश हो रही थी। कहाँ पे? असम में। अब यहाँ क्या है, बारिश के साथ बर्फ़ भी हो रही है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। अब बात करते हैं आगे। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है इसके बाद का। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो कहाँ बर्फ़ और बारिश ज़्यादा होती है? जहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो मनाली के। ठीक है, जवाब क्या होगा इसका? मनाली का। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया गया है? अच्छा, यहाँ पे एक साथ कई घर दिखाए गए हैं। जैसे कि आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक छोटा घर दिखाया गया है, ये बड़ी मंजिलें दिखाई गई हैं, ये झुग्गी दिखाई गई हैं। अब इसमें क्या दर्शाया गया है इसको देखते हैं। एक पेडागॉजी टर्म है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी मार्क है तो इसको मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों के लोग को काम की तलाश में आना पड़ता है। मतलब जो गांव के छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो काम की तलाश में अपने से बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब हो गए। तो अक्सर लोग शहर में जाके बस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं और जगह कम होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, लोग ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है। बहुत लोग के पास मकान होते ही नहीं है। मतलब जो जितने लोग वहाँ पे दिल्ली में या मुंबई में बसे हैं, उनके पास खुद का मकान नहीं होता है। कुछ लोग उनमें से झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनको रहना पड़ता है। ठीक है, और कुछ लोगों के पास वो भी नसीब नहीं होता है। जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं, जैसे सड़क, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन। ये सब बड़े शहरों की बड़ी समस्या है। पर क्या करेंगे, इंसान रोजी रोटी के चक्कर में, कमाने के चक्कर में अपना गांव छोड़ के जाता ही जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक घर और दिखाया गया है। ये घर कहाँ का है, कोई बता सकता है? ये घर राजस्थान का है। चलिए इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क करके आपको बता रहा हूँ। जैसा इसमें लिखा है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। अभी तक बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, फिर दूसरे घर में बारिश के साथ बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुई। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ बारिश ही नहीं होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो ये कहाँ का घर हो गया? ये राजस्थान का घर हो गया। यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में, किसके घरों में? ये देखिए मिट्टी का घर है। तो मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरे की दीवारें जो होती हैं, ये जो दीवार है वो काफ़ी मोटी है। ठीक है, इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है ताकि वो सुंदर दिखे। जैसे हम लोग का घर पेंट होता है ताकि अपना घर सुंदर दिखे, वैसे जो मिट्टी के घर होते हैं उनको मिट्टी से लीपे पोते जाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। और इनकी दीवारें इसलिए मोटी बनाई जाती हैं ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना जा सके और घर मिट्टी का ठंडा हो। अगर कोई मिट्टी के घर में रहा होगा तो इस चीज़ को वो जान सकता है। मिट्टी के घर यूपी और बिहार में भी पाए जाते हैं, गाँव में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। जो इनकी छतें होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जो ये छत है इनकी, ये कटीली झाड़ियों से बनी होती। तो अगर पूछता है कि मिट्टी के घर जो मोटी दीवारों से बनी होती है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और उनकी जो घर की छतें होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती, तो वो कहाँ का घर होता है? तो वो राजस्थान का घर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक पेडागॉजी टर्म और है, इसको देखते हैं ये का क्या कहा है। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। मतलब कि इसमें कहा है कि बच्चों से उनके बारे में बात करें जिनके पास घर है ही नहीं। जैसा अभी मैंने ऊपर बताया, बहुत से लोगों के पास रहने के लिए मकान ही नहीं है, वो कहीं भी सो जाते हैं, सड़क पे, फुटपाथ पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। तो उनके बारे में बच्चों से बात करें, उनकी तकलीफ़ों के बारे में बात करें, उनकी आवश्यकताओं के बारे में बात करें बच्चों से, ताकि बच्चों को इनके बारे में थोड़ी सी जागरूकता मिले और जानकारी मिले। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिखाया है। इसमें दो प्रकार की नाव दिखाई है। दोनों पानी में है। नाव बेसिकली पानी में ही चलती है, लेकिन दोनों का डिज़ाइन देखिए काफ़ी अलग अलग है। तो इसका सवाल ये आता है कि इस नाव को क्या बोलते हैं और इस नाव को वो क्या बोलते हैं। ये नाव कहाँ पे चलाई जाती है और ये नाव कहाँ पे चलाई जाती है। तो जो लेफ़्ट वाली नाव है इसको हम शिकारे बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि इसमें लिखा हुआ, शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चंपू भी चलाया। चंपू मतलब जो नाव में एक डंडा की तरह रहता है जिसको पानी में डाल के आगे की तरफ खींचते हैं तो हमारी नाव आगे बढ़ती है। ठीक है, उसी को यहाँ चंपू कहा गया है। और ये जो राइट साइड में नाव दिख रही है जिस पे घर जैसा बना हुआ है एक मंजिला, इसको हम लोग हाउस बोट बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये सवाल आता है कि ये हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं या ये शिकारे कहाँ पाए जाते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। हाउस बोट केरल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे हैं, तो जो हाउस बोट है दूसरे घरों से इसलिए अलग है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं तैरते हुए पानी में घर है। मतलब नाव के ऊपर घर है तो नाव तो पानी में तैर रहा, इसलिए तैरते हुए पानी में घर है। ठीक है, इसलिए ये दूसरे घरों से अलग है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखें क्या दिखाया गया। यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया हुआ है, घर दिया गया है, उसको मैच करना है कि कौन सा घर किससे मैच करता है। जैसा कि पहला जो बर्फ़ का घर है ये किससे मैच करता है, तो इसको इंग्लिश में इग्लू बोलते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। इसमें बर्फ़ की मोटी दीवारें होती हैं और ये गोल आकार में बने होते हैं। ठीक है, तो ये इग्लू है। अब बात करते हैं जो अपने, ये तो आपको मैंने ऊपर बता दिया हाउस बोट है, यहाँ पे देखिए दिया भी है, चाहे तो आप मार्क कर लीजिए चाहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये बड़ी बिल्डिंग है तो इसमें कहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ बहुमंजिला मकान, तो ये बहुमंजिला मकान हो गया। दूसरा ये नीचे झोपड़ी दिया है तो झोपड़ी कहीं पे दिया है, सबसे ऊपर दिया हुआ तो इसको सबसे ऊपर मार्क कर लेंगे। ये जो टेंट है इसको हम लोग तंबू भी बोलते हैं तो इससे मार्क कर लेंगे। तो ये दिखाया गया है अलग अलग तरह के घर को क्या क्या कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पेडागॉजी टर्म और है, उसको समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को समझाना है कि मकान किन चीज़ों से मिलके बनता है और इनके आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करें जो मकान में लगते हैं। तो मेरे ख्याल से इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अगल बगल कोई मकान अगर बन रहा हो तो बच्चों को सीधा सीधा वहाँ पे ले जाके दिखाया जा सकता है कि मकान बनने में क्या चीज़ें लगती हैं, जैसे कि ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, ये सब आप दिखा सकते हैं बच्चों को और बच्चे आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो ये था चैप्टर नंबर अपना 18। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 18 चैप्टर कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड के। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 19 के साथ। आशा है आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, वह मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।